हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो एंशिएंट हिस्ट्री की आज की सीरीज़ में हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने शैव धर्म से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ये सारे ही घटना चक्र के कंटेंट हैं। तो आप घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसलिए हम घटना चक्र को, जिस तरीके से हमारा पैटर्न है रिवीजन का, कि हम पहले थ्योरी पार्ट को उसके देखने वाले हैं, देन फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे जो उसमें MCQs क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंटर्स हैं, घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जामिनेशन में, तो उन्हें हमें थरली रीड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में। यहाँ से भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उनको 1 बाय 1 पहले रीड करने वाले हैं, देन हम फर्दर क्वेश्चन वाले सेक्शन पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। इसमें सबसे पहले दिया है कि बौद्ध ग्रंथ जो है वो अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है। तो ये बार बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा निकाय है जहाँ से बौद्ध ग्रंथ के बारे में पता चलता है और क्या पता चलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि अंगुत्तर निकाय जो है वो किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैव धर्म से है या शैव से है। तो ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब इससे ज्ञात क्या होता है? बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। ध्यान रखिएगा, 16 बड़े राज्य, इन्हीं को क्या बोलते हैं? 16 महाजनपद कहा जाता है। इन 16 महाजनपदों का नाम है कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, कंबोज, अवंती, अस्मक और गांधा। तो ध्यान रखिएगा, ये 16 महाजनपद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग भी पूछ सकता है क्वेश्चंस, और इनकी राजधानियाँ भी पूछता है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें से कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम हैं अंग, बंग, मलय, अक्ष, वक्ष जिसे वत्स कहते हैं, मगध जिसे मगध कहते हैं, मालव, कोच, लाड़, मोली, मल्ल, कौशल, काशी, पाड़, संभुत्तर जिसे संभोत्तर भी कहते हैं, अवाहा, वज्जी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी चंपा। आगे है, महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन 6 महानगरों के नाम कहाँ प्राप्त होते हैं? महापरिनिर्वाण सूत्र में। और कौन से ये 6 महानगर थे? ध्यान रखिएगा, चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। नेक्स्ट, सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैशाली को कहाँ पे मगधमपुरम कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा सुत्त निपात में। आगे आते हैं। नेक्स्ट, वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। ध्यान रखिएगा, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? ये था बृहद्रथ वंश। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या था? प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। और अगर हम पुराणों के अनुसार देखें तो इस वंश का जो पहला राजा था वो कौन था? वो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। अब देखते हैं जो महाजनपद से उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है और राजधानी क्या है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले महाजनपद का नाम है कुरु। इस आधुनिक स्थल अगर देखें तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का जो क्षेत्र है वो कुरु के अंदर में आता है, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट, पांचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और के जो नियरेस्ट जिले हैं वो जो हैं वो पांचाल में आते हैं, और इसकी राजधानी अहिछत्र थी या कामपिल्य थी, तथा अहिछत्र तथा कामपिल्य थी। आगे है सुरसेन,
ब्रजमंडल का क्षेत्रफल जो है, मथुरा जो है वो उसकी राजधानी थी। फिर आते हैं वत्स, प्रयागराज और कौशाम्बी का जो क्षेत्र है वो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौशल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। अवध का क्षेत्र जो आता है अयोध्या मंडल वो कौशल में आता है। मल्ल, कुशीनगर, देवरिया आदि जिलों के आसपास का जो क्षेत्र है वो मल्ल में आता है और इसकी राजधानी जो थी वो थी कुशीनारा और पावा। नेक्स्ट है काशी। वाराणसी के समीपवर्ती जो क्षेत्र है वो काशी में आता था और वाराणसी जो है इसकी राजधानी थी। अंग, भागलपुर तथा मुंगेर इसकी राजधानी चंपा। मगध, पटना, नालंदा, गया आदि जो जिले हैं वो आते थे। गिरिरस अथवा राजगृह इसकी राजधानी थी। फिर है वज्जी, वैशाली, दरभंगा आदि जिले बिहार तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र ये भी आता था और वज्जी जो है उसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। आगे है चेदी वन जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है और उसके निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं वो चेदी वंश में आते थे, मतलब चेदी महाजनपद में आते थे और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, सोत्थिवती। अगला मत्स्य है। जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद में आता था। इसकी राजधानी विराटनगर। अश्मक, नालंदा नदी, गोदावरी नदी घाटी का मध्य का जो क्षेत्र है वो अश्मक में आता था। पोटन या पाटली जो है वो इसका राजधानी थी। आगे है अवंती पश्चिम तथा मध्य मालवा का जो क्षेत्र है वो अवंती महाजनपद में आता था। उज्जैनी तथा माहिष्मती जो थी वो इसकी राजधानी थी। आगे है गंधार। ठीक है, गंधार पाकिस्तान का पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग जो है वो गंधार महाजनपद में आता था और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। आगे है कंबोज। तो कंबोज जो है वो जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र कंबोज महाजनपद के अंदर में आता है और हजारा जिला पाकिस्तान वो भी आता है और इसकी राजधानी क्या थी, राजपुर तथा हाटक। आगे चलते हैं। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, ये था बृहद्रथ। ठीक है, इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंत तो गत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुक्त के कालाम, राम गाम के कोलिया और पावा और कुशीनारा के मल्ल, पिपलीवन के मोरी आदि का राज्यों पर भी अधिकार था। तो ये ध्यान रखिएगा, इतने सारे राज्यों पर इनका अधिकार था। आगे है संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। तो ये ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार, संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत जो था वो 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। महाकाव्य काल में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल को 2 भाग किए गए थे। कौन सा था, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। आगे है उत्खननों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में मल्ल महाजनपद स्थित था। तो ये लोकेशन याद रखिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जिले के निकटवर्ती क्षेत्र में मल्ल महाजनपद स्थित था। लोकेशन पूछा जा सकता है। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा थी जिसको फाजिल नगर या उस्मान नगर कहा जाता था तथा दूसरे की जो राजधानी थी वो थी कुशीनारा या कश्या। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। तो इसकी भी लोकेशन ध्यान रखनी है। आगे है इसकी राजधानी सोत्थिवती थी जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाकाव्य काल में चेदी का शासक कौन था, शिशुपाल था जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज एवं कौशाम्बी जिले के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत से दीक्षित किया था। तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। ध्यान रखिएगा, नाम क्या था बौद्ध भिक्षु का, पिंडोला, जिसने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासव दत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्वप्नवास दत्त किसकी
मतलब वो है, कथा है, नाटक है, तो ये ध्यान रखिएगा महाकवि भास की है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे है कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के समीपवर्ती भूभागों में स्थित था। महाकाव्यकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। पांचाल महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि के जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छित्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। आगे है पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल महाजनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मुख्यतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराटनगर की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। आगे है सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। अश्मक महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी नदी घाटी के मध्य स्थित था। ध्यान रखिएगा, अश्मक महाजनपद कहाँ स्थित था? नर्मदा तथा गोदावरी नदी घाटी के मध्य में स्थित था। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि महाजनपद में कौन सा सिर्फ दक्षिण भारत में स्थित है? तो नाम ध्यान रखिएगा, अश्मक जो है वो दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो स्थित है। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे। कौन कौन से? उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसको भेजा गया था, बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो ध्यान रखिएगा कि प्रद्योत के उपचार के लिए यहाँ पे राज्य वैद्य का नाम था जीवक, उसको भेजा था। आगे है बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत जो है वो बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दो जनपद थे। कौन कौन से? एक गंधार और कंबोज। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दो जनपद थे। कौन कौन से? गंधार और कंबोज। गंधार महाजनपद वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। ध्यान रखिएगा, रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्पकलावती था। आगे है कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा अस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में 4 कौशल, मगध, वत्स, अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपदों में से 8 जो हैं वो वर्तमान में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे है ये महाजनपद हैं काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, सुरसेन और चेदी। ठीक है, तो जो 8 जनपद महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं उनके नाम क्या क्या हैं? काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, सुरसेन, चेदी। आगे है बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य कौन कौन से थे? कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केसपुत के कालाम, रामगान के कोली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर थप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये सिक्के 7वीं 6वीं शताब्दी
ईस्वी पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष का टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ को न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। आगे है, मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बन गया था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिक्ष्मी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना, जिसको छलना भी कहा जाता था, के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया था। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ और ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसने अंग के शासक बृहद्रथ को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध और संघ के निमित्त प्रदान कर दिया था। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि किससे ज्ञात होता है, तो विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इस मतलब बिंबिसार ने वेणुवन नामक एक उद्यान था जो बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है, दिघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुनिक, जिसे अजातशत्रु भी कहा जाता था, लगभग 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व के नाम से मगध का शासन हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई और उसके बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने पाटिल ग्राम में गंगा तथा सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ध्यान रखिएगा, किसने की थी? उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से कहाँ स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? ध्यान रखिएगा, शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग के लगभग 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालशोक राजा बना। नाम ध्यान रखिएगा, शिशुनाग का पुत्र का नाम क्या था? कालशोक। ठीक है, पुराणों में कालशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इस संगीति में बौद्ध संघ को 2 संप्रदायों स्थविर तथा महासंगिक में विभाजित हो गए। आगे है, बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालशोक की हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया और इसी के साथ शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी वह निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसे महापद्म, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र
स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित नाई पिता और वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता था। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम थे उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविपाशक, पाषाणक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद। अब आगे एक नज़र देखते हैं बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक राजाओं का शासनकाल। सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश की। इसके राजा कौन थे प्रमुख, इसमें कौन कौन से राजा हुए थे? तो यहाँ पे हर्यक वंश में अगर हम देखेंगे तो 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश चला था। और यहाँ पे बिंबिसार पहले, फिर उनके पुत्र अजातशत्रु आए, फिर उदयन आए और उसके उत्तराधिकारी आए। तो बिंबिसार ने राज्य कब से कब तक किया था? 544 से लेके 492 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का 492 से लेके 460 तक। उदयन और उसके उत्तराधिकारी जो थे वो 460 से लेके 412 तक संयुक्त रूप से किए। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश का राज्य कब तक चला? तो ये 412 से लेके 344 ईसा पूर्व तक चला था। शिशुनाग आए, फिर उसके बाद काकवर्ण आए, काकवर्ण के 10 पुत्र आए। तो इस तरीके से चला। शिशुनाग ने 412 से लेके 394 तक राज्य किया। 394 से 366 तक काकवर्ण ने किया और 366 से लेके 344 ईसा पूर्व तक ये किया था काकवर्ण के 10 पुत्रों ने मिलकर। फिर शिशुनाग के बाद आता है नंदवंश, जो कि 344 से लेके 321 ईसा पूर्व तक रहे थे। तो महापद्मनंद और जिनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था, उसके 8 पुत्र, इन लोगों ने मिलकर राज्य किया 344 से लेके 321 ईसा पूर्व तक। तो हमें सीक्वेंस याद रखना है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश 544 से लेके 412 ईसा पूर्व, जो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी। फिर आता है शिशुनाग वंश, जो 412 से लेके 344 ईसा पूर्व, जिसमें शिशुनाग, काकवर्ण, काकवर्ण के 10 पुत्र। और फिर आता है नंदवंश, जो कि 344 से 321 ईसा पूर्व। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, जिसे उग्रसेन भी कहा जाता था। आगे है, महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक छत्र शासक की स्थापना की तथा एक राज की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मिलित राजवंशों में जो नाम मिलते हैं वह हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पांचाल, काशेय, है, कुरु, मैथिल, सुरसेन और वितिहोत्र। ध्यान रखिएगा इन सारे का नाम। आगे आते हैं, मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु में 24 राजा, कलिंग में 32 राजा, अश्मक में 25 राजा, पांचाल में 27 राजा, काशी में 24 राजा, है में 28 राजा, कुरु में 36 राजा, मैथिल में 28 राजा, सुरसेन में 23 राजा तथा वितिहोत्र में 20 राजा ने शासन किया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं हम? महापद्मनंद की। ठीक है, महापद्मनंद कौन था? नंदवंश का संस्थापक था। आगे आते हैं, नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद था। ध्यान रखिएगा, जो सिकंदर का समकालीन था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद था। और ये किसके समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज, उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंघली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रशाल उसका सेनापति था। तो ध्यान रखिएगा, कौन सेनापति था उसका? भद्रशाल। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। आगे है, व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। आगे है, धनानंद के जैन अमात्य सटकाल तथा स्थूलभद्र थे।
मुद्रा राक्षस में भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। कहाँ पे मिलती है? मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। अब चलिए एक नज़र डालते हैं। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से लेके नंदों तक के जो राजा हुए थे उन्होंने कितने वर्ष तक अपना शासन किया था? तो वन बाय वन हम देखने वाले हैं सबके ही शासनकाल को। तो सबसे पहले बात करेंगे शिशुनाग। ठीक है, राजा का नाम शिशुनाग है, जो कि शिशुनाग वंश से रिलेट करते थे। इनका शासनकाल 40 वर्ष से था। काकवर्ण 26 वर्ष तक, क्षेमवर्धन 36 वर्ष तक, क्षेमजित और छत्रोजस 24 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। बिंबिसार ने 28 वर्षों तक राज्य किया था। अजातशत्रु ने 25 वर्ष, दर्शक 35 वर्ष, उदयन 33 वर्ष। फिर आए नंदीवर्धन इन्होंने 40 वर्षों तक राज्य किया। महानंदिन 43 वर्षों तक, और महापद्म तथा उसके 8 पुत्रों ने 100, कुछ विद्वानों के अनुसार ये 40 वर्ष भी है, लेकिन अगर जनरल देखें तो यहाँ पे 100 वर्षों तक किया था। तो ये किया हमने थियरी पार्ट कवर। अब हम आने वाले हैं जो MCQ पोर्शन है उसको हम देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम सिक्के थे वो प्राप्त हुए थे वो किस चीज़ के थे? ठीक है, तो यहाँ पे चांदी के थे। हमने जैसा कि देखा था कि जो भारत के प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए थे उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, जो कि चांदी के बने हुए थे। और क्यों उन्हें आहत सिक्का बोला जाता था? क्योंकि उन्हें ठप्पा देकर उन पर निशान बनाया जाता था, इस वजह से उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। आगे दूसरा क्वेश्चन बना था, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राजधानियाँ जो हमने देखी थी वो मिलान करने के लिए दिया हुआ था। तो अंग की चंपा सही है। कौशल की अहिछत्र अभी देखते हैं। वत्स का कौशाम्बी सही है। मत्स्य का विराटनगर सही है। ठीक है, तो कौशल की अहिछत्र नहीं होगी, बल्कि कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो साकेत तथा श्रावस्ती थी। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी दिया है तो हम उसको भी एक बार रीड कर सकते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी जो है वो साकेत या श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र या दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी सारे जो हैं वो सही थे। कौशल महाजनपद तो अंग की चंपा है, कौशल की साकेत या श्रावस्ती है, और उत्तरी पांचाल की अगर हम बात करेंगे तो उसकी राजधानी अहिछत्र या दक्षिणी है। उसके बाद वत्स की कौशाम्बी है, मत्स्य की विराटनगर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे राजधानियों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रद्योत राजा जो थे वो अवंती राज्य से रिलेटेड थे, उदयन वत्स से रिलेटेड थे, प्रसेनजीत जो थे वो कौशल से रिलेटेड थे, और अजातशत्रु मगध का राजा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अवंती के राजा थे। यहाँ पे हमने पहले भी रीड किया था और एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि चंड प्रद्योत जो थे वो अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। बिंबिसार के समय में मगध के राजा चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। ये ध्यान रखिएगा कि संबंध भी पूछा जा सकता है। तो प्रद्योत के लिए ही जो प्रद्योत के बीमारी से ग्रसित हो जाने के बाद से ही बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। तो ये ध्यान रखिएगा, बार बार जीवक का नाम भी पूछा जाता है कि ये किसका राज्य वैद्य था। आगे है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, कहाँ पे खोदी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, कलिंग में खोदी गई थी। और ये किससे पता चलता है? तो जो खारवेल के हाथी कुंभा अभिलेख से उससे जानकारी प्राप्त होती है कि नंद राजा जो है महापन्नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ठीक है, तो यहाँ पे अवंती का नाम था। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाता है, क्योंकि ये जो मध्यमिका है और विराटनगर ये दोनों ही जो राज्य थे, इन दोनों का ही जो उल्लेख है वो मतलब मध्यमिका नगरी और विराटनगर का बैराट जो है ये दोनों ही महाभारत और महाभाष्य में इन दोनों का मेंशन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्राचीन नगर में जो दोनों महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं, किसका उल्लेखन किया गया है? तो मध्यमिका नगरी और विराटनगर दोनों का किया गया है। आते हैं नेक्स्ट पे, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। कौन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक? तो
यहाँ पे उनका नाम ही नहीं दिया गया है, बट करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। कहाँ पे की थी? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला है, पाटलिपुत्र को किस काल में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ था क्योंकि ये डिलीट किया गया था वहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पाटलिपुत्र की स्थापना थी वो गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु ने की थी और उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो करेक्ट आंसर है अजातशत्रु ने, सोन और गंगा नदी के तट पर। हमने पहले ही देखा है। आगे है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ध्यान रखिएगा, उदयन ने। ठीक है, उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हमें एक्सप्लेनेशन से मिलेगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला संधू झेलम नदी के बीच में स्थित था, चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था और अनर्त जो है वो प्राचीन भारत के वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, उदयन वासव दत्त की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, आगे है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना? तो मगध का उल्लेख हमेशा मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, मगध। ठीक है, आगे है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? ठीक है, तो यौधेय का उल्लेख नहीं है। कौन कौन सा है? एक बार एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केसपुत के कलाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पीपलीवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। ठीक है, अतः यहाँ पे जो गणतंत्र की सूची में यौधेय का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा। ठीक है, तो आगे इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की गई थी? करेक्ट आंसर है वैशाली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे डी जो है चेतक, वो लिच्छवी से संबंधित थे, वहाँ के राजा थे, तो ये करेक्ट जो है वो आंसर है। राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे। आगे है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ध्यान रखिएगा। और जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन कुछ हैं जो सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है। आगे है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2 और 4 में, अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। आगे है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो अहिछत्र में। आगे है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ध्यान रखिएगा, सुरसेन की राजधानी मथुरा थी।
फिर है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा अंग की राजधानी जो है वो चंपा थी। आगे है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती जो है वो किसकी राजधानी थी, चेदी की। आगे है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था, तो ये था अस्सक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है, मत्स्य महाजनपद कहाँ पर था, राजस्थान में। आगे है मगध की राजधानी कौन सी थी, गिरिव्रज या राजगृह, ठीक है। आगे आते हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो ये राजगृह गिरिव्रज थी। उदयन ने इसको फिर ट्रांसफर कर दिया था कहाँ पे, पाटलिपुत्रा। आगे है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा राजगृह थी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो राजगृह। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है, तो कौशाम्बी नहीं है, ठीक है, गिरिव्रज रही है, राजगृह रही है, पाटलिपुत्र भी रही है, ये कौशाम्बी नहीं रही है। आगे है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, ठीक है, तो अर्धचंद्राकार, हमने पहले पढ़ा था अर्धचंद्राकार। एक बार एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कंगिंगम ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के निकट सहेत महेत नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, इनका नाम था अजातशत्रु। इन्हें पितृहंता के नाम से भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, तो ये हर्यक वंश से संबंधित था। आगे है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, तो अजातशत्रु। आगे है किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया, तो ध्यान रखिएगा अजातशत्रु ने। आगे है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा शिशुनाग के। और ये किसके अनुसार है, ये पुराणों के अनुसार पता चलता है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, ध्यान रखिएगा महापद्मनंद, ठीक है। नेक्स्ट, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपशुराम के नाम से जाना जाता था, तो महापद्मनंद को कहा जाता था। इनको परशुराम का अवतार माना जाता था। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, इसका आंसर हमें एक्सप्लेनेशन से मिलेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब वैशाली को अपनी राजधानी बनाया तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। इसीलिए जो ऊपर विकल्प दिए गए हैं उससे स्पष्ट नहीं होता है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या था कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, तो ध्यान रखिएगा शिशुनाग, जो माना गया था, जो यूपीएससी है उसने जो माना था उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो। आगे है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, ध्यान रखिएगा मौर्य वंश। आगे है राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी मगध के राजवंश हुए उनको कालक्रम अनुसार उनके करना है। तो सबसे पहले आया हर्यक वंश, ठीक है, पहले नंबर पे हर्यक वंश आया जो कि 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसके बाद आता है नंद वंश, ठीक है, दूसरे नंबर पे नंद वंश आता है, तो इन्होंने 344 से लेके 321 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। तीसरे पे आता है मौर्य वंश, जिन्होंने 321 से लेके 184 ईस्वी तक किया था राज्य। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है सुंग वंश, जिसने 184 से लेके 75 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 1 3 2, 4 1 3 2, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो ध्यान रखिएगा बिंबिसार से संबंधित था। आगे है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो हमने देखा था जीवक, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या दिया है, निम्नलिखित कथन ए एंड बी को पढ़ो और नीचे दिए गए कूटों में। तो विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और रीज़न दिया है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, दोनों ए और बी गलत हैं, दोनों ए और बी सही हैं, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों अपनी जगह पे सही हैं, जो दोनों कूट दिए गए हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा यमुना नदी के तट पर। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रियानाथ या कालप्रिया नगरी के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। ये 4वीं सदी के राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें महाजनपद दिया है, उनकी राजधानियों से इनका मिलान करना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो मत्स्य की अगर हम राजधानी देखें तो विराटनगर है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, सूरसेन की मथुरा थी और अश्मक की पोतन थी। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की मथुरा और अश्मक की पोतन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कंबोज की राजपुर या हाटक सही है, अश्मक की पोतन पाटिल सही है, सूरसेन की कौशाम्बी नहीं है बल्कि मथुरा है। ठीक है, मथुरा ध्यान रखिएगा, और कौशल की श्रावस्ती सही है। नेक्स्ट, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे, तो 8 महाजनपद, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। ऑप्शन है, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। दूसरा है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। तीसरा ऑप्शन है, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी और श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि श्रेणी व्यवस्था जो है वो उत्तर भारत में ही नहीं दक्षिण भारत में भी उसका है। तो यहाँ पे सिर्फ मात्र नहीं होगा, दक्षिण भारत उत्तर भारत दोनों होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने इस टॉपिक को कम्प्लीटली कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनानी आक्रमण से ऑनवर्ड जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ये रिवीजन पर्पज़ के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।